Good morning, all of you. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. We are doing microeconomics. Chapter number 6, production function. This is the fourth part of this chapter. The topic is causes of increasing returns to a factor. प्रीवियस इसका जो वीडियो था यानी कि थर्ड वीडियो जो था उसके अंदर हमने क्या देखा था, स्केड्यूल देखा था इसका इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का, और हमने डायग्राम देखा था. नाउ सी द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. अब आज हम क्या पढ़ेंगे, कॉजेज कि किस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल होता है और किन वजहों से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल होता है. नंबर 1, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, यानी कि फिक्स फैक्टर जो लैंड कैपिटल, जो लैंड और प्रॉपर्टी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो, यानी कि मशीन जो आपने लगाई है उसको अच्छे से आप काम में लो जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. सेकेंड है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. लेबर को इस तरीके से डिवाइड करो कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, उनका वर्किंग लेवल इंक्रीज हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके. ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इसका हेडिंग लर्न करना है और 1 या 2 लाइन के अंदर इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना, ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब प्रोडक्शन कम क्यों होता है? नंबर 1, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, कि आपने जो फैक्टर लगाया है, आपने जो मशीन यूज़ आप कर रहे हो, जो प्लांट आपने लगाया है, उसका जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर है वो क्या है, फिक्स है. वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो जितना बनाती थी उतना ही अगर वो बना रही है, आप चाहे उसके अंदर कितना भी एक्सपेंडिचर आप उसके अंदर कर लो, कोई चेंजेस उसके अंदर करा लो, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं होती है. उस कंडीशन की वजह से क्या कहलाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है, ज़्यादा आपका प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज नहीं होगा. सेकेंड है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. ठीक है, जो वेरिएबल फैक्टर है और जो फिक्स्ड फैक्टर है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से अगर नहीं बनता है, अगर जो पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, जो लेबर यहाँ काम कर रही है, वो अगर इस मशीन को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है, इससे अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है अजम्पशन ऑफ द लॉ. अजम्पशंस ऑफ द लॉ यानी कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसके अंदर क्या कंडीशंस नेसेसरीली आपके पास होनी चाहिए, किन कंडीशंस के ऊपर आप वर्किंग करोगे. नंबर 1, रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज. ठीक है, आप जो वेरिएबल फैक्टर और जो फिक्स्ड फैक्टर आप यूज़ कर रहे हो उसके रेशियो को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर चेंज होगा तो सिर्फ लॉन्ग रन में होगा. शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को, तो मैंने उसमें बताया था कि लॉन्ग रन के अंदर हम फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं और शॉर्ट रन के अंदर तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं. नंबर 2, यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी पर्सन को आप काम में ले रहे हो तो सेम तरह का होना चाहिए, यानी कि जैसे कि उसका वर्किंग जो एज ग्रुप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कि 25 to 60 जो हम वर्किंग एज ग्रुप मानते हैं तो उस वर्किंग एज ग्रुप के अंदर ही वो होना चाहिए. अगर आप 60 से अबव वाला पर्सन ले लोगे तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी. चाइल्ड लेबर अगर यहाँ आप लगाते हो 14 ईयर्स से नीचे का जो आप लगाते हो तो उसके उस वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. वर्किंग एफिशिएंसी कम होने का मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्शन कहाँ चला गया, डाउन चला गया. ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, ऑफ सेम काइंड, एक तरह का होना चाहिए, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. थर्ड कंडीशन है टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज. आप यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी प्रीवियसली जहाँ से आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और जहाँ तक आप प्रोडक्शन फिनिश कर रहे हो वहाँ तक आपका टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जितनी मशीन से आपने काम करना शुरू किया है, जितनी मशीन से आपने अपना सेटअप स्टार्ट किया है, आप उतनी ही मशीन लास्ट तक, जब तक आप प्रोडक्शन कंप्लीट करते हो तब तक उतना ही मशीन, उतना ही प्लांट आप यूज़ करोगे. आ गया समझ में? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी. हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने देखा था टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन देखा था हमने. ठीक है, जो इसके पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने टीपी एमपी का रिलेशन देखा था. नाउ वी आर डूइंग टीपी, एमपी एंड एपी, तीनों का रिलेशन एक साथ हम एक डायग्राम के अंदर शो करेंगे. नाउ सी द स्केड्यूल. स्केड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है. ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम के अंदर हम क्या शो कर रहे हैं, टीपी. टीपी का आप लोगों को कंडीशंस पता है, पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, यहाँ पर आके वो अपने मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा. ठीक है, इस पॉइंट पे वो अपने मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा. मैक्सिमम लेवल पे आने के बाद में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एमपी का मैंने आप लोगों को बता दिया था, एमपी का भी कंडीशन देख लो. एमपी पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ये जो ब्लैक वाला है, जो ब्लैक वाला कर्व है, ये क्या है, एमपी है, और जो ब्लू कर्व है वो क्या शो कर रहा है, एपी. तो एमपी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है.
इंक्रीज होने के बाद में सेकंड कंडीशन के अंदर एमपी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद यहाँ आ जाएगा 0 पे। जब हमारा टीपी मैक्सिमम लेवल पे होगा तो हमारा एमपी कहाँ आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। 0 पर आने के बाद में एमपी हमारा कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। ये हमने किसका रिलेशन पढ़ा था, टीपी और एमपी का। अब हम टीपी, एमपी, एपी तीनों को एक ही डायग्राम के अंदर शो करेंगे। नाउ सी द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। टीपी एमपी का रिलेशन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। नाउ सी, जो ब्लैक कर्व है हमारा वो क्या शो कर रहा है, एमपी। जो ब्लू कर्व है यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर वो क्या शो कर रहा है, एपी। सी द स्केड्यूल, यहाँ पर एमपी क्या हो रहा है, 6, 14, 28, यहाँ तक 28 तक तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 28 पे आने के बाद में ये क्या होने लग गया, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया। 24 से कितना हुआ, 8, 8 से कितना हो गया, 4। अब 4 पे आने के बाद किस पे चला गया, ये 0 पे। 0 होने के बाद में कहाँ चला जाएगा, वो नेगेटिव, यानी कि -4। समझ में आई बात। पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 0 पे आया, फिर उसके बाद में कहाँ चला गया, नेगेटिव चला गया। अब हम एपी की बात करते हैं। एपी 6 से किस पर आया, 10, देन 16, देन 18। 18 तक एपी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में 16, 14, 12, अब धीरे धीरे ये क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। सिर्फ 2 चीज होती है एपी के अंदर, पहले तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और उसके बाद में क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। नाउ सी द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ब्लैक कर्व है वो क्या है, एमपी। तो एमपी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्केड्यूल के अंदर देखो डिजिट्स, एमपी इंक्रीज हो रहा है और एपी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये ब्लू लाइन भी ऊपर जा रही है और ये ब्लैक वाली लाइन भी ऊपर जा रही है, लेकिन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, क्योंकि एमपी यहाँ पे अपर साइड में है और एपी यहाँ पे लोअर साइड में है। तो एमपी क्या हो गया, बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया, किससे, एपी से। फर्स्ट कंडीशन हमारा ये हुआ। सेकंड कंडीशन के अंदर हमारा एपी भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और एमपी भी हमारा क्या हो रहा है, एमपी हमारा डिक्लाइन हो रहा है, और एपी यहाँ तक इंक्रीज होगा, ये यहाँ पर इंक्रीज होगा, उसके बाद में डाउनवर्ड जाने लग जाएगा, ठीक है। ये एमपी यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, क्योंकि 28 पे आने के बाद में 24, 8, 4 धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया ये। लेकिन हमारा एपी जो है वो पहले क्या होगा, यहाँ तक इंक्रीज होगा, उसके बाद में ए पॉइंट पे आने के बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन के अंदर एपी डाउनवर्ड जाएगा, एपी फॉल होगा, और एमपी क्या हो जाएगा, अब एमपी यहाँ एपी के नीचे चला गया, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर एमपी हमारा क्या हो जाएगा, लोअर स्मॉलर हो जाएगा, किससे, एपी से। एमपी इज स्मॉलर देन एपी, एपी से छोटा हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ पर थर्ड कंडीशन के अंदर ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम जगह पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एपी, और ये हमारा क्या है, एमपी। तो थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब एपी अपनी मैक्सिमम लेवल पे होगा, व्हेन एपी इज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जब एपी अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा तो एमपी एपी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों एक ही जगह लाई कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या होगा, एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद में डिक्लाइन होने लग जाएगा। जैसे टीपी भी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद में डिक्लाइन होता है, उसी तरीके से एमपी भी अपने मैक्सिमम लेवल को रीच करने के बाद में डिक्लाइन होता है, ठीक है। जब एपी डिक्लाइन होने लगेगा तो एमपी किस में चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। सी, एपी विल डिक्लाइन बट इट रिमेन्स पॉजिटिव। एपी डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन एपी अभी भी किस में है, पॉजिटिव में है। जैसे 16, 14, 12, 10 नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है सारा, ठीक है। लेकिन 0 के बाद जब एमपी -4 पे आया तो ये नेगेटिव वैल्यू हो गया, यानी कि एमपी कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एपी यहाँ पर डिक्लाइन होने के बाद भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आया समझ में आप लोगों को, ये तीनों चीज़ का रिलेशन समझ में आ गया, टीपी, एपी एंड एमपी। इसको बहुत अच्छे से कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टीपी, एपी एंड एमपी रिलेशनशिप। ओके, ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। छोटे जो क्वेश्चंस हैं, स्मॉल क्वेश्चंस, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है।